हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआईसी जम्मू। फ्रेंड्स, आज हम सब्सिडरी बुक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो टू टाइप्स की बुक्स हमारी बनती हैं। जर्नल, नंबर सेकंड सब जर्नल। सब जर्नल को ही हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो लिमिटेड है, बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सिंगल एक ही बुक मेंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं जर्नल। बट अगर हमारा बिजनेस जो है काफ़ी बड़ा है, हमारी ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो जो हमारी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन बार बार होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम यहाँ पे उन ट्रांजैक्शन की सेपरेट बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक मेंटेन कर ली, परचेजेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए परचेजेस बुक मेंटेन कर ली, सेल्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक मेंटेन कर ली। तो ये सेपरेट बुक्स हम जो मेंटेन करते हैं, इन्हीं बुक्स को हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स, और इनको हम सब जर्नल भी बोलते हैं। इनको स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोला जाता है, इनको स्पेशल जर्नल भी बोला जाता है। तो कई नामों से इनको हम जान सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंटेन की जाती हैं। अब सब्सिडरी बुक्स को हम बोलते हैं सब जर्नल भी बोलते हैं इसको स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं, इसको हम स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं। अब इनमें कौन कौन सी बुक्स हमारी आती हैं? सबसे पहले इसमें आ गया कैश बुक, फिर आती है इसमें परचेजेस बुक, देन सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, then sales return book, after that bill receivable book, फिर इसमें आ गया बिल पेबल बुक, फिर आती है इसमें जर्नल प्रॉपर। नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग भी कर सकते हैं इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब्सिडरी बुक्स में यहाँ पे हमारी ये 8 टाइप की बुक्स आती हैं। तो अब इन बुक्स में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं? सबसे पहले इसमें आ गई कैश बुक। जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश का जो लेन देन होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम कैश बुक बनाते हैं। जो भी हमारी क्रेडिट की परचेजेज हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेजेस बुक बनाते हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पे क्रेडिट की सेल्स हैं, जो हमने उधार पे अपने कस्टमर को गुड्स बेचे हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल बुक बनाते हैं। अगर यहाँ पे हमने अपने गुड्स जो है वापस किए हैं, परचेज किए गुड्स अगर वापस किए हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं। इसी तरीके से अगर कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स रिटर्न बुक हम बनाते हैं। ऐसे जो हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एंट्रीज हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक सेपरेट चैप्टर है, जो बाद में आप पढ़ोगे तो वहीं पे आपको डिटेल में बताऊंगा कि होता क्या है। फिलहाल इतना समझ लो कि जितनी हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए बिल रिसीव बुक हम बनाते हैं और बिल्स पेबल बुक बनाते हैं। तो ये 2 बुक्स जो हैं, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जो ऊपर की बुक्स में नहीं आती, फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल बुक प्रॉपर बुक जो है वो मेंटेन करते हैं। तो यानी कि बाकी जो बची कुची एंट्री हैं वो सारी हमारी जर्नल प्रॉपर में आ जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो ऊपर की बुक्स में नहीं आती। जैसे हमने एसेट्स परचेज किए क्रेडिट पे, एसेट्स सोल्ड किए क्रेडिट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐसे और भी कई सारी ट्रांजैक्शन है
जो ऊपर की बुक्स में नहीं आती, तो उनके लिए फिर हम जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। जर्नल प्रॉपर बिल्कुल जर्नल बुक की तरह ही बनती है, इसमें जर्नल एंट्रीज वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैश बुक की। अब देखो, जो स्टूडेंट्स जेके एसएसबी के अंडर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सिलेबस में खाली कैश बुक ही है, बाकी यहाँ पे जो सब्सिडी बुक्स हैं वो उनके सिलेबस में नहीं है। इसलिए पहले हम बात करेंगे कैश बुक की, तो बाकी जितनी बुक्स हैं इनकी बात हम बाद में करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैश बुक जो है वो किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन की जाती है, या कैश बुक में किस टाइप की ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी हमारा कैश में लेन देन होता है, चाहे हमने किसी से कैश रिसीव किया, किसी को कैश पे किया, हमने कैश पे सेल की, हमने गुड्स कैश पे परचेज किए, हमने कोई एक्सपेंस कैश में पे किया, तो ये सारी कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें खाली कैश की ट्रांजैक्शन ही आती है, और इस चीज़ का ध्यान रखना, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि अगर कोई हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं आती। क्लियर है? अब कैश बुक जो होती है ये 3 टाइप की होती है। नंबर 1, सिंपल कैश बुक, इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। नंबर 2, डबल कॉलम कैश बुक, इसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। नंबर 3 आ गया ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो हमारी जो कैश बुक है वो 3 टाइप की होती है। नंबर 1 सिंपल कैश बुक, नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक, देन नंबर 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये बुक्स जो है वो मेंटेन की जाती है। तो पहले हम बात करते हैं सिंपल कैश बुक की, जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक है, जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे अमाउंट का एक ही कॉलम बनाते हैं, यानी कि कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसकी 2 साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। बट उसमें दोनों साइड्स में यहाँ पे जो है अमाउंट का एक एक कॉलम बनता है। और सिंगल कॉलम कैश बुक हम तब मेंटेन करते हैं जब हमारी यहाँ पे सारी कैश की ट्रांजैक्शन जो है बाय हैंड ही होती हैं, यानी कि बैंक के ज़रिए हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। सारी जो ट्रांजैक्शन है हम यहाँ पे या तो बाय हैंड कर रहे हैं या सारी ट्रांजैक्शन बाय बैंक कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एक ही तरह की हमारी ट्रांजैक्शन है कैश की, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, बट अगर हमारी कैश के ट्रांजैक्शन जो है बाय बैंक भी हो रही हैं और कुछ हम ट्रांजैक्शन बाय हैंड भी कर रहे हैं, या कोई कैश ट्रांजैक्शन में हमारे यहाँ पे जो है डिस्काउंट का भी लेन देन होता है, तो उस केस में यहाँ पे हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। अगर यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है बाय हैंड और साथ में डिस्काउंट भी आ रहा है, कभी हम रिसीव कर रहे हैं, कभी हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो है कैश बुक में हर साइड में 2 कॉलम बन जाते हैं, एक कैश का कॉलम, दूसरा डिस्काउंट का कॉलम। तो जब अमाउंट के 2 कॉलम बन गए तो वो डबल कॉलम कैश बुक हुई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो डिस्काउंट नहीं है बट हमारी कुछ ट्रांजैक्शन कैश की बाय हैंड हो रही हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हम बाय बैंक कर रहे हैं, तब भी हमारे यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, उसको भी हम डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हमारी कैश की ट्रांजैक्शन बाय हैंड भी हो रही हैं, बाय बैंक भी हो रही हैं और साथ में डिस्काउंट भी ले रहे हैं या दे रहे हैं, उस केस में फिर हमारे यहाँ पे जो है अमाउंट के 3 कॉलम बनते हैं दोनों साइड, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का।
तो उस केस में उस बुक को हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्लियर है? तो वन बाय वन हम यहाँ पे इनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये बुक्स जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है। अब पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल कैश बुक की, जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। अब सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है, तो क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इसमें ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये मेरी साइड में जो क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे जो है ये ट्रांजैक्शन जो है सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है। तो पहले इसके कॉलम बना लेते हैं। अब जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि जब इसके हम कॉलम बनाते हैं तो इसमें अकाउंट्स की तरह दो साइडें होती हैं, डेट पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो इस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक का जो कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें लिखते हैं वोचर नंबर, ये आ गया लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो ऊपर हम लिख देते हैं कैश बुक और ब्रैकेट में आ गया सिंगल कॉलम। ठीक है, इस तरीके से कैश बुक का जो है कॉलम बनता है। अब जो लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों पे खास ध्यान देना है। बेशक उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इनमें जो टर्म्स हमारी यूज़ होंगी, जो भी मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ, वो सारे एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे तो इनको करने का क्या फ़ायदा। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो ही एमसीक्यूज आपके सॉल्व होंगे। जो भी कैश बुक से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको कैश बुक प्रिपेयर करनी आती होगी। इसलिए ज़रा ध्यान से इनको समझिएगा। तो पहले मैं आपको कॉलम के बारे में बता दूँ। अब देखो यहाँ पे जो कैश बुक का कॉलम है पूरा अकाउंट की तरह बनता है। अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दी थी अकाउंटिंग की, उसमें मैं बताया था कि अकाउंट के कॉलम कैसे बनते हैं और अकाउंट के बारे में थोड़ा आपको समझाया भी था। तो अकाउंट जो है एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसकी दो साइडें होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, जिसको हम बोलते हैं डीआर, और जो राइट हैंड साइड है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, उसको हम लिखते हैं सीआर। सेम उसी वे में कैश बुक के कॉलम ही बनते हैं। तो कैश बुक के कॉलम की भी दो साइडें होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसमें पहले हमारा डेट का कॉलम, जो भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, सेम उसी वे में कैश बुक में भी डेट वाइज ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए एक ये डेट का कॉलम आ गया। नंबर सेकंड, जो मेन ट्रांजैक्शन है उसको लिखने के लिए पर्टिकुलर्स का कॉलम, उसके बाद वाउचर नंबर का कॉलम। अब वाउचर नंबर का क्या मतलब हुआ, अब देखो जो भी ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होता है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होगा तो ही हम बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि अपनी मर्जी से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, उसके लिए कोई प्रूफ होना चाहिए कि वाकई में आपकी ये ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे हम यहाँ पे जो है किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसे रिसीट लेते हैं, तो रिसीट जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बाजार से अगर हम कुछ परचेज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे इनवॉइस लेते हैं, यानी कि बिल लेते हैं। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो कैश मेमो में मिलता है। तो ये सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं जो साबित करते हैं कि हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, इनको वाउचर भी बोलते हैं। वाउचर चैप्टर आपका अलग से है, डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लो कि वाउचर का मतलब हो गया जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो जो हमारे वाउचर्स होते हैं उनको नंबर भी दिए होते हैं
तो ये कॉलम जो है वोचर नंबर लिखने का है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसका जो वोचर है, अगर उसका नंबर होगा तो यहाँ पे उसका नंबर लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल हमें क्वेश्चन में यहाँ पे वोचर नंबर नहीं दिए होते हैं, बट इसका कॉलम बना के हमें खाली छोड़ देना होता है। फिर नेक्स्ट आता है लेजर फोलियो, LF, शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं LF, फुल फॉर्म है इसकी लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो जो है ये कॉलम क्यों बनता है, जो भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो भी एंट्री यहाँ पे आएगी उसका लेजर में अकाउंट भी ओपन होगा, उसका अकाउंट वहाँ पे किस पेज नंबर पे ओपन हुआ है यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद अमाउंट का कॉलम आ गया, ऐसे ही क्रेडिट साइड के कॉलम डेट, पर्टिकुलर, वोचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, इस तरीके से कैश बुक के जो है कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। तो एक दो चीज़ों का, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक दो चीज़ों का ये अपने ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे पास होंगी उसमें जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है यानी कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है उसको हमने टोटली यहाँ पे कैश बुक में इग्नोर करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि कैश बुक में एंट्री कब डेबिट में आएगी, कब क्रेडिट में आएगी। अब सोचो कैश हमारी क्या है, एसेट, यानी कि ये हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करें तो रियल अकाउंट के अंडर यही रूल आता है, और अगर मॉडर्न अप्रोच को भी अप्लाई करें तो उसमें हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एसेस लाइबिलिटी। तो एसेस का क्या रूल है कि जब जब एसेट इंक्रीज होती है डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो कैश भी हमारी एसेट है, तो इसका मतलब जब जब जिस जिस ट्रांजैक्शन में हमारी कैश इंक्रीज हो रही है वो एंट्री डेबिट में आएगी, और जिस ट्रांजैक्शन में हमारी कैश डिक्रीज हो रही है वो एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट में। बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के आपने यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आप कुछ ट्रांजैक्शन ले लेते हैं और डेट वाइज इनको रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कहता है प्रिपेयर ए सिंपल कैश बुक। आपने सिंपल कैश बुक प्रिपेयर करनी है, यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करनी है। ईयर दिया हुआ 2018 और एंट्री है जनवरी 1 की। तो पहले तो हम ईयर लिख लेते हैं दोनों साइड, 2018। अब जनवरी 1 की क्या ट्रांजैक्शन है, कहता है सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। सुरेश ने यहाँ पे जो है बिजनेस स्टार्ट किया ₹20,000 कैश के साथ। इसका मतलब हमारे बिजनेस में कैश आई, तो जब कैश आएगी डेबिट में, कैश जाएगी तो क्रेडिट में। तो यानी कि ये एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में। तो लिख देंगे जनवरी 1। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हम डेबिट में एंट्री डालेंगे उसके आगे टू लगाएंगे, और जो क्रेडिट में एंट्री डालेंगे उसके आगे बाय लगाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान और रखना, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में कैश का नाम नहीं आता। ठीक है, इसका जो ऑपोजिट अकाउंट होगा उसका नाम आता है। तो सुरेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो यानी कि कैश के रूप में हमारे पास क्या आया, कैपिटल। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। जो पैसा ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसलिए कैश बुक में ध्यान रखना, कैश का नाम नहीं आता है, इसके जो ऑपोजिट अकाउंट होगा उसी का नाम आता है। तो कितने का कितना कैपिटल है हमारे पास, ₹20,000। ठीक है, नेक्स्ट जनवरी 3 कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹12,000। आपने कैश में गुड्स परचेज किए 12,000 के। जब गुड्स हमने कैश में परचेज किए तो कैश गया, अगर कैश गया तो एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट में। जन 3 अगर हमने गुड्स कैश में परचेज किए तो हमारा यहाँ पे खर्चा किस पे हुआ, परचेजेस पे। तो नाम किसका आएगा, परचेजेस का। अभी मैंने आपको बताया कि जो अपोजिट अकाउंट होगा उसका नाम आएगा। कितने गुड्स परचेज किए, 12,000। बस इसी तरीके से कैश बुक में एंट्री डालनी है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी कैश वाली सब इस तरीके से हमें रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ ये देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। नेक्स्ट जन 4 कहता है परचेज फर्नीचर ₹5,000। आपने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया तो कैश गया, एंट्री अगेन कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। जन 4 बाय नाम किसका आएगा, फर्नीचर का, जिस पे हमने खर्चा किया, बाय फर्नीचर अकाउंट।
एंड अमाउंट इज ₹5,000। नेक्स्ट Gen 7 गुड्स सोल्ड ₹7,000। कहता आपने गुड्स सोल्ड किए 7,000 के, अब लिखा नहीं है कैश है क्रेडिट, तो अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब कैश की ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स सोल्ड की ट्रांजैक्शन जो है कैश की है, तो हमारे पास कैश आया तो एंट्री क्या आएगी, डेबिट साइड। Gen 7 इसको क्या लिखेंगे, सेल्स। गुड्स सोल्ड के तो सेल आए, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ गया 7,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन Gen 8 रिसीव्ड कमीशन। कहता आपने कमीशन रिसीव की, कमीशन रिसीव की, अगेन हमारे पास कैश आया, तो जब कैश आया तो एंट्री क्या आएगी, डेबिट में। Gen 8 और हमारे पास क्या आया, कमीशन, तो जो ऑपोजिट अकाउंट है वो कमीशन है, तो यहाँ लिख देंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई ऐसी आइटम जो कभी हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है, कभी हमारी इनकम भी हो सकती है, अगर वो इनकम होगी तो उसके आगे रिसीव्ड वर्ड यूज करना है ताकि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है, इसलिए हमने कमीशन रिसीव लिखा है। अमाउंट आ गया 1,000। नेक्स्ट Gen 9 कहता सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड ₹500। हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए तो कैश गया Gen 9, तो कैश गया तो एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट में, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आ गया 500। नेक्स्ट Gen 15 कहता सोल्ड गुड्स टू राम ₹2,000। हमने राम को गुड्स सोल्ड किए 2,000 के। अब सोचो क्या ये एंट्री आएगी कैश बुक में, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लिखा, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, और जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है यानी कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन की कैश बुक में कोई जगह नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। Gen 19 कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब Gen 19 को कहता है आपने राम से कैश रिसीव किया 1,000। अब कैश रिसीव किया तो ये एंट्री आएगी, क्योंकि हमारे पास कैश आया तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में। Gen 19 और हमने कैश किससे रिसीव किया, राम से, टू राम्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया, 1,000। नेक्स्ट Gen 24 ऑफिस एक्सपेंसेस पेड ₹500। कहता आपने ऑफिस एक्सपेंसेस पे किए 500 रुपीज़, तो एक्सपेंस पे किए, कैश गया, एंट्री क्रेडिट में, Gen 24 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आ गया 500। नेक्स्ट एंट्री Gen 27 कैश सेल ₹4,000। कहता आपने कैश सेल किया ₹4,000। कैश सेल का मतलब हो गया कि हमने गुड्स कैश में बेचे हैं, कैश नहीं बेची, गुड्स कैश में बेचे हैं। जब गुड्स कैश में बेचे तो कैश आया तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में। Gen 27 टू सेल्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट इसमें सेल है, 4,000। नेक्स्ट Gen 31 कमीशन पेड। अब देखो आगे कमीशन वहाँ रिसीव की थी, यहाँ पे कमीशन पेड है, यानी कि हमारा एक्सपेंस है, कैश गया, एंट्री आएगी क्रेडिट में। Gen 31 बाय कमीशन, इसको खाली कमीशन ही लिखेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि हमारा एक्सपेंस ही है, ये आ गया 1,000। तो इस तरीके से कैश बुक में जो है ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम है, ट्रिपल कॉलम है। तो तरीका यही है कि जब जब कैश आएगी डेबिट में, जाएगी तो क्रेडिट में। तो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम इनको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो अब कैश बुक को जहाँ अपनी मर्जी है, चाहे हम यहाँ पे इसको मंथली बैलेंस करें, चाहे हम इसको यहाँ पे क्वार्टरली बैलेंस करें, चाहे हाफ ईयरली बैलेंस करें, चाहे ईयरली बैलेंस करें, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो 1 महीने की है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको मैं बैलेंस करके बताऊंगा कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं, यानी कि अब हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकाला जाता है, अब देखो दोनों में से देखना कि दोनों में से साइड कौन सी बड़ी है। जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल हमें नीचे लिखना है। तो पहले 2-3 लाइनें छोड़ के
पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। एक बात का ध्यान रखना, कैश बुक की हमेशा यहाँ पे जो है वो कैश बुक में अगर कैश कॉलम वाली कैश बुक है उस केस में इसकी हमेशा यहाँ पे जो है डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्योंकि या तो हमारे पास कैश होगा या नहीं होगा, नेगेटिव कैश तो होगी नहीं। इसलिए अगर यहाँ पे कैश कॉलम वाली कैश बुक है तो हमेशा यहाँ पे जो है इसकी डेबिट साइड ही बड़ी होगी। बेशक देख लो ये कितना है 20,000, 7,000, 1,000, 1,000, 4,000, 27, 8, 9, इसका टोटल आ गया 33,000। जिस साइड का टोटल बड़ा होगा वो टोटल हमने यहाँ पे दोनों साइड लिख देना है, ठीक है। जिस साइड का टोटल बड़ा होगा उसको हम दोनों साइड, उसमें से छोटी साइड जो है वो माइनस कर लेंगे, यानी कि 33,000 में से ये अमाउंट जो है माइनस कर लेंगे और जो बाकी बचेगा वही हमारा बैलेंस होगा। अब ये कितना है 17, 18, 19, तो ये 19,000 है, तो बैलेंस कितना बचा हमारा 14,000। इसको हम लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। C/D का मतलब है कैरी डाउन, मतलब इसको हमने नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया है और ये लास्ट डेट को करते हैं, यानी कि Jan 31 कि हमने ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको हमने ब्रॉड डाउन भी करना है। अब Jan 31 के बाद क्या आता है Feb 1, ये आ गया Feb 1। और याद रखना जो बैलेंस हम ब्रॉड डाउन करेंगे हमेशा ऑपोजिट साइड ही ब्रॉड डाउन करते हैं। अगर यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन किया बिल्कुल उसके ऑपोजिट में नीचे है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 14,000। क्लियर है ये, ठीक है। तो याद रखना जब बैलेंस कैरी डाउन करते हैं और जब उसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे टोटल के बाद नेक्स्ट मंथ में, और डेट आएगी हमारी 1 और उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब होगा कि पिछला बैलेंस हमने आगे लाया। क्लियर है। अब एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो याद रखना ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। कैसे? क्योंकि हमारी यहाँ पे कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट में से हमारी यहाँ पे क्रेडिट साइड सारी माइनस होगी, तो पीछे जो बैलेंस बचा है वो 14,000 कौन सी साइड का बचा है, वो डेबिट साइड का बचा है। क्योंकि यहाँ पे जो है इनको बैलेंस करने के लिए, इनका यहाँ पे जो टोटल है बराबर लाने के लिए हम यहाँ पे जो है इस बैलेंस को क्रेडिट साइड लिखते हैं ताकि दोनों साइडें यहाँ पे जो बराबर आ जाएं। और जब इसको हम ब्रॉड डाउन करते हैं तो अपने आप यहाँ पे जिस साइड का ये बैलेंस है उसी साइड आ जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर कैरी डाउन वहाँ किया या ब्रॉड डाउन किया तो अपने आप ये डेबिट साइड आ गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे जो है इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं। क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि इसको हमने क्रेडिट साइड लिखा है तो ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बैलेंस जो उस साइड का होता है जो साइड बड़ी होती है। तो यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, इसमें से क्रेडिट साइड सारी माइनस करके जो बचा है वो डेबिट साइड का ही बचा है। और जब ब्रॉड डाउन करते हैं तो अपने आप ये बैलेंस अपनी जगह पे आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। अब लास्ट में सबसे ज़रूरी बात कि जो कैश बुक है ये हमारी प्राइमरी बुक भी होती है और एक ही टाइम पे ये प्रिंसिपल बुक भी होती है। मतलब कहने का है कि प्राइमरी बुक का मतलब हो गया कि वो बुक जिसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। जैसे हमारी जर्नल हो गई या दूसरी सब्सिडरी बुक्स होंगी, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है इन बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, तो इसलिए यहाँ पे इनको प्राइमरी बुक्स कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो है एक और बुक इसके बाद मेंटेन की होती है जिसको हम बोलते हैं लेजर। तो जो भी हमने प्राइमरी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होती हैं, जो भी एंट्रीज हमें वहाँ रिकॉर्ड की होती हैं, उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो हमने लेजर में मेंटेन किए होते हैं। तो एंट्री हम प्राइमरी बुक से उठा के उनके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो लेजर जो है उसमें हमने डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किए होते हैं। तो प्राइमरी बुक से एंट्रियाँ उठा के जिस अकाउंट से रिलेटेड वो एंट्रीज होती हैं उसी अकाउंट में हम यहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए लेजर जो है ये हमारी प्रिंसिपल बुक कहलाती है। ठीक है, अब जो कैश बुक है ये यहाँ पे दोनों काम करती है। ये
प्राइमरी बुक का भी काम करती है, ये प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है। कैसे? अब देखो, अगर हमने सब्सिडरी बुक्स मेंटेन की हैं तो उस केस में यहाँ पे कैश बुक भी हमने मेंटेन की होगी, तो कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है कैश बुक में रिकॉर्ड की होगी। उस हिसाब से ये हमारी प्राइमरी बुक हुई, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हुई। अब क्योंकि इसके बाद हमने लेजर में अकाउंट भी प्रिपेयर करने होते हैं, बट अगर हमने एक कैश बुक मेंटेन की हुई है तो हमें लेजर में यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट का भी काम कर देती है। क्योंकि कैश अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या होगा? अगर हम लेजर में अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या होता है? उस अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस को फाइंड आउट करना या उस अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन हासिल करना। अब कैश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन में कैश बुक से मिल जाती है कि कितनी कैश आई, कहाँ से आई, कहाँ हमने स्पेंड किया, कितना हमारा बैलेंस बचा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन में कैश बुक से मिल जाती है। इसलिए अगर हमने कैश बुक मेंटेन की हुई है तो हमें यहाँ पे लेजर में कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कैश बुक जो है ये हमारी प्राइमरी बुक भी है। अब क्योंकि यहाँ पे कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट हम नहीं बनाते हैं लेजर में, तो ये हमारा यहाँ पे जो है प्रिंसिपल बुक का भी काम कर जाती है। क्लियर है? तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि कैश बुक जो है ये हमारी प्राइमरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों का काम करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ही टाइम पे ये हमारी प्राइमरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। क्लियर है? तो दोस्तों ये था कैश बुक के बारे में। इसकी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी और साथ में बताया कि सिंगल कॉलम कैश बुक जो है किस तरीके से बनती है। अब कैश बुक को ही हम अगले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। ठीक है? तो बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ सीखा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आता रहूँ। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।